राज हल्की नाराजगी से एक बार कहा, मैं खुद कॉल करूँगा। तो समझ नहीं पड़ता क्या तुम्हें? सामने वाला शख्स, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। हमारे पास समय कम है। वो राज को ऐसा कुछ बताता है जिसे सुन राज गंभीर आवाज़ में, आई नो वेरी वेल, लेकिन अभी मुझे मेरा एक अर्जेंट केस के सिलसिले में कल मॉर्निंग जयपुर निकलना है। होप सो कल रात को लौट आऊँ, बट कुछ फाइनल नहीं कह सकता। जैसे ही फ्री होता हूँ कॉल करूँगा और मिलकर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। जब तक थोड़ा अफेयर रहो, और हाँ, अब थोड़ा कंट्रोल में रहो। अपने जो करना था वो कर दिया, फिर भी बात नहीं बनी, इसलिए नेक्स्ट एंड फाइनल प्लान को बहुत जल्द अंजाम देंगे। ओके, ध्यान रखना। राज फ़ोन रख जैसे ही घूमता है, एकदम से उसकी नज़र नीचे खड़ी अंकिता दिशांत पर पड़ती है। इत्तेफाक से आज अंकिता दिशांत को ज़बरदस्ती डिनर के लिए सीधे हॉस्पिटल से यहाँ लाई थी, और अच्छा जी बेंगलुरु गए थे। घर पर भी कुक आउट ऑफ स्टेशन था। ऐसे में अंकिता ने दिशांत के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था। दोनों गाड़ी पार्क कर होटल में ही आ रहे थे। राज दोनों को देख फुर्ती से अंकिता का नंबर लगाता है। अंकिता अपना फ़ोन निकाल कर कहती है, हाँ राज, बोलो क्या हुआ? राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, अंकी, तेरे सामने हूँ, ऊपर देख। राज के बोलते ही अंकिता ऊपर देखती है। राज ऊपर से ही उसे हाथ हिला रूफ टॉप पर आने का इशारा करके कहता है, लड्डू को लेकर ऊपर आ जा, पूरी फैमिली एक साथ है। एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ तुझे, जल्दी आ। अंकिता को ऊपर देख बात करते दिशांत भी ऊपर खड़े राज को देख मुस्कुरा उठा। दिशांत अंकिता का हाथ पकड़कर कहता है, बेबी डॉल। राज भाई, इसका मतलब हमारी पूरी फौज है। चलो आओ, साथ में एंजॉय करते हैं। अंकिता दिशांत का हाथ पकड़कर कहती है, लड्डू मैं तुम्हारे साथ अकेले। दिशांत इसकी तरफ देख गंभीर स्वर में कहता है, अंकिता क्या बात है? आज से पहले तुमने कभी अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं किया, तो आज क्यों? वजह जान सकता हूँ? अंकिता सीधी आवाज़ में कहती है, मैं अपनी फैमिली को सपने में भी कभी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ लड्डू, लेकिन आज मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। दिशांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे सामने डैड ने कल बताया, जो भी बात है हम घर पर जाकर डिस्कस करेंगे। अभी सबके पास चलते हैं। इत्तेफाक से सब मिले हैं। वैसे भी पिछले कई दिन काफ़ी स्ट्रेस से निकले हैं। अब सबके साथ थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। चलो आओ। वो अंकिता का हाथ पकड़े रूफ टॉप पर आता है। सबको इतने दिनों बाद एक साथ देख अंकिता दिशांत दोनों के चेहरे खिल उठे। ऐसा ही कुछ हाल वहाँ बैठे सभी लोगों का था। रोशनी तो दिशांत को देख खड़ी हो बाहें फैलाकर कहती है, ओ मोगली, क्या सरप्राइज दिया तूने? आजा निशु प्लीज, इफ़ यू डोंट माइंड। मैं मोगली को अपने पास, आप इस साइड आ जाइए। रोशनी के बोलते ही सबकी हंसी छूट गई। वहीं दिशांत भागकर रोशनी के गले लग जाता है। दीवान जी निशांत का चेहरा देख शरारत से कहते हैं, मिस्टर मित्तल, बचपन का दोस्त पति पर भारी पड़ गया। चल मुंह मत बना, थोड़ी देर तू यहाँ आ जा अपनी मम्मा के पास। लड्डू बेटा बैठो तुम रोशनी के साथ। निशांत मुंह बनाकर कहता है, अरे ये क्या बात हुई पापा? साले लड्डू के बच्चे, थोड़ा दूर से बात करना।
मेरी रोसू से। चल अब मिल लिया ना अपने दोस्त से, तो बेटा अपनी वाली को लेकर साइड में बैठ जा। अंकल ने तुझे परमानेंट लाइसेंस दिया है। जा अंगी को लेकर आ। देख वो वहीं खड़ी है। निशांत के बोलते ही दीवान जी देवराज पलटकर पीछे देखते हैं। अंकी की आंखों में सोनापन और चेहरे पर उदासी देख दीवान जी फिर दुखी हो गए। वो तुरंत उसके पास आकर कहते हैं, मेरी प्रिंसेस यहाँ क्यों खड़ी है अंकी बेटा? अंकिता एकदम से उनके गले लगकर कहती है, कैसे हैं आप? दीवान जी उसका सर चूम कर कहते हैं, अपनी बिटिया को देखकर एक पिता को क्या महसूस होता है मेरे बच्चे? बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ लड्डू के साथ देख। चलो आओ सबसे मिल लो। दीवान जी अंकिता को लेकर सबके पास आते हैं। वो सभी से एक एक कर मिल अर्जुन रागिनी के पास आती है। रागिनी के गले लग उसे गौर से देखते हुए कहती है, क्या बात है दी, आज इतनी सुस्त क्यों? जीजू ये सब क्या है? आपके राज में मेरी दी इतनी बुझी बुझी सी कैसी? राज अर्जुन जी की तरफ देख शरारत से कहते हैं, अंकी ये सब जीजू की मेहरबानी है। डॉक्टर के साथ साली भी हो यार, ज़रा अच्छे से क्लास लगाओ। कैसे पति हैं तुम्हारे जीजू? देखो ज़रा इनकी राज में बीबी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। राज की बातें सुन और अर्जुन जी का चेहरा देख सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में ही दिशांत सबको एक नज़र देख अपने माथे को दो उंगलियों से रगड़ते हुए कहता है, एक मिनट भाई, क्या कहा आपने? मतलब जीजू के राज में दी का चेहरा बुझा। वो एकदम से उलझ कर कहता है, ओ सिट बेबी डॉल, कैसी गायनिक हो यार, गुड न्यूज़। इसका मतलब एक और नन्हा मेहमान। वो अर्जुन रागिनी को गले लगाकर कहता है, दी जीजू आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। वाह यार, मैं भी मामा बनूंगा। दीनू अंकल, एक खूबसूरत रिश्ता और मिला मुझे। दिशांत खुश हो अर्जुन जी को गोद में उठा, झूमने लगा। उसका बचपना, उसकी खुशी देख सब भावुक उठे। वहीं अंकिता ने रागिनी को कसकर गले लगा लिया। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर कहती है, दी बहुत बहुत बधाई, मैं भी मौसी बनूंगी यार। राज दोनों को देख गहरी आवाज़ में कहता है, ओए मोगली रुक जा, जीजू को उतार और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ये क्या अजीब रिश्ता जोड़ा तुमने? मौसी और मामा, इसका मतलब जानते हो तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हो। दीनू अंकल, ये देखो गड़बड़ी कर दी आपके अक्कू ने। हमारे यहाँ भाई बहन की शादी, राम राम। लड्डू साहब, अंकित से शादी करनी है तो रिश्ता बदलो, नहीं तो लड़की बदलो, ये नहीं चलेगा। राज का तर्क सुन सबके चेहरे अंकिता दिशांत की तरफ घूम गए। राज अर्जुन जी को देख इशारा करता है। अर्जुन जी भी माहौल को नॉर्मल करने के उद्देश्य से कहते हैं, लड्डू राज की बात में दम है यार। दीनू अंकल, अब आप फैसला कीजिए, ये साहबजादे हमारे बच्चों से क्या रिश्ता निभाएंगे? अर्जुन राज की बातों से दिशांत अंकिता दोनों असहज हो गए। अंकिता की आंखों में फिर करण का चेहरा कौंधने लगा। वहीं लड्डू साहब पागल से खो गए। दोनों को अपने में खोए देख दीवान जी दिशांत को देखकर कहते हैं, लड्डू अंकी पहले आराम से बैठो। बेटा राज और दामाद जी की बात में दम है। रागिनी अंकी की बहन है और तुम भी उसे बहन मानते हो, तो गड़बड़ मामला है यार। हमारा नाती तुम दोनों को मामा मौसी नहीं बोल सकता। अब तुम अंकित से जुड़ चुके हो बेटा, तो तुम
मौसा का रिश्ता निभाओ। दिशांत धीरे से कहता है, जी अंकल, अब यही रिश्ता मायने रखता है। मामा या मौसा, क्या फ़र्क पड़ता है? राज गहरी आवाज़ में कहता है, फ़र्क पड़ता है लट्टू उस्ताद। मामा बनने की खुशी देखी थी थोड़ी देर पहले तुम्हारे चेहरे पर। इट्स ओके, मौसा बनो विनोद की जैसे। चलो अब दोनों बैठो और बताओ कौन सा सूप पियोगे। नर्वस मत हो, तेरे मामा बनने के चांस बाकी हैं। अंजू विनोद के बच्चे तुझे मामा ही बुलाएंगे, समझा? इतना बोल राज अर्जुन को आंखों से कुछ इशारे करता है। अंजलि तपाक से कहती है, वाह राज भाई, आपका जवाब नहीं। मोटे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बेटा, मामा बनने के लिए तुझे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी वीनू की नज़रों में हम बच्चे हैं। अंजलि की बात सुन सभी मुस्कुरा उठे। वहीं विनोद बेचारा सा मुँह लेकर रोशनी को देखने लगा। वो अंजलि का हाथ पकड़ दबा देता है। अर्जुन जी तुरंत आगे बढ़ती अंकिता का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाकर दिशांत को बैठने का इशारा करते हैं। अंकिता जैसे ही अपने लिए ब्रोकोली सूप का ऑर्डर करती है, काव्या जी अचानक से कहती हैं, अंकी कैसे तुम और करण इसे चाव से पीती हो? मैंने तो एक बार ट्राई किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दिशांत बेटे, तुम भी ऑर्डर करो ना। काव्या जी की बात सुन अंकिता शांत स्वर में कहती है, आंटी हमें इसके अलावा कोई सूप पसंद नहीं। काव्या जी मुस्कुराती हुई कहती हैं, फिर तो तुम और कन्नू एक जैसे हो। राज शांत लहजे में कहता है, लड्डू यार जल्दी बताओ। दिशांत हल्की मुस्कान लेकर कहता है, भाई मुझे सूप पसंद नहीं, मैं अंकी में से टेस्ट कर लूँगा। राज अंकी के लिए वेटर को सूप का ऑर्डर करता है और एक बार फिर सब मस्ती में लग गए। थोड़ी देर में दीवान जी के कहने पर खाना लग गया। राज की निगाहें खाते हुआ कंकिता दिशांत के चेहरे पर ही टिकी थी, जबकि राज पर दीवान जी की नज़रें टिकी थी। वो उसकी हर एक गतिविधि देख मन ही मन कयास लगा रहे थे। अर्जुन रागिनी को खिला रहे थे कि उनका फ़ोन बज उठा। वो जैसे ही फ़ोन निकाल स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देखते हैं, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो राज की तरफ देख फ़ोन उठाकर कहते हैं, कैसा है मेरे भाई? अर्जुन जी के मुंह से भाई सुनते ही जहां अंकिता के खाने से हाथ रुक गए, वहीं रागिनी और काव्या जी खुश हो गई। काव्या जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अर्जुन कन्नू को बोलो वीडियो कॉल करे, बहुत दिनों से मैंने मेरे बच्चे को नहीं देखा। अर्जुन जी धीरे से कहते हैं, कन्नू वीडियो कॉल कर। करण मुस्कुरा कर कहता है, जी भाई। वो तुरंत वीडियो कॉल लगा काव्या जी की तरफ बढ़ा देता है। काव्या जी करण को देखते ही भावुक हो उठी। करण अपने होठों पर मुस्कान लिए कहता है, मामी कैसी हैं आप? काव्या जी भावुक होकर कहती हैं, मैं तो ठीक हूँ बच्चा, लेकिन तुझे क्या हुआ? इतना कमज़ोर कैसे लग रहा है? खाना पीना ठीक से नहीं खाता क्या? करण हल्के से मुस्कुराकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं मामी, आपने इतने दिन बाद देखा है ना, इसलिए। मेरी छोड़िए, ये बताइए मामा जी भाभी कैसे हैं? काव्या मुस्कुराकर कहती हैं, कन्नू तेरी भाभी की तरफ से गुड न्यूज़ है, तुम फिर से चाचू बनने वाले हो। तेरे अर्जुन भाई का इंतज़ार पूरा हुआ। करण भावुक होकर कहता है, मामी आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आपने इतनी खुशी की बात सुनाकर मेरा मूड फ्रेश कर दिया। काव्या जी
मुस्कुराते हुए कहती हैं, तब ये बता घर कब आ रहा है? करण शांत लहजे में कहता है, पापा का फ़ोन आया था, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है, इसलिए पापा परी के नामकरण की छोटी सी पार्टी अपने किशनगढ़ वाले फार्म हाउस पर कर रहे हैं, तो जयपुर से सीधा वहीं आऊँगा, तब सबसे मिलना होगा। काव्या जी खुश होकर कहती हैं, ये अच्छी खबर सुनाई तूने, ये ले अपने भाई भाभी से बात कर। वो अर्जुन रागनी की तरफ फ़ोन बढ़ा देती हैं। करण के फ़ोन आने से जहाँ अंकिता कुछ अनबनी सी लग रही थी, वहीं कुछ लोगों की निगाहें करण की बातें और अंकिता के चेहरे के बदलते हाव भाव पर थी। करण जैसे ही अर्जुन रागनी से बात करता है, अर्जुन जी अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को हल्का सा अंकिता की तरफ घुमा देते हैं। करण की नज़र एकदम से अंकिता पर पड़ती है। उसे इतने दिन बाद देख उसकी आंखें खुशी और गम के मिले जुले भाव से नम हो उठी। अर्जुन जी राज का इशारा देख हंसते हुए कहते हैं, कन्नू ओटीसी में कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? रागनी भी तपाक से कहती हैं, भैया अब जल्दी से हमारे लिए एक देवरानी ढूंढ लीजिए। वैसे भी अभी जहाँ आप हैं वहाँ आपके बराबर की लड़की मिल जाएगी। अब की बार घर आओ तो लड़की की फ़ोटो के साथ आना। करण कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या जी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है कन्नू, अब जीजी के लिए बहू ले आ। सबकी बातें सुन अंकिता के दिल में तूफान सा चल रहा था। वो हल्के से अपनी नज़र उठा करण को देखने की कोशिश कर रही थी कि राज उसकी बेचैनी देख अर्जुन जी के तरफ हाथ से इशारा करता है और अर्जुन जी तुरंत फ़ोन अंकिता देशांत की तरफ घुमा देते हैं। दोनों को एक साथ बैठे देख करण के दिल में बेचैनी होने लगी। वो शांत लहजे में कहता है, भाई शायद रूम में जाने के लिए गार्ड बुला रहा है, मैं बाद में फ्री होकर आपसे बात करूँगा। एक बार फिर आप दोनों को बधाई। अर्जुन जी सदी आवाज़ में कहते हैं, हाँ रख दे फ़ोन, लेकिन अपने भाभी के सवाल का जवाब तो दे दे कन्नू। करण अंकिता की तरफ देख गंभीर आवाज़ में कहता है, भाभी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, किसी की यादों के सहारे अपने को बांध लिया है, तो इस जन्म में आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊँगा। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। इतना बोल तुरंत फ़ोन काट देता है। करण का जवाब सुन जहाँ राज के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, वहीं सबकी निगाहें अंकिता पर ठहर गई, जिसकी इस वक्त आंखें नम थी। अंकिता नीची नज़रें किए अपने सूप को ज़बरदस्ती गटक रही थी। माहौल को थोड़ा चेंज करते हुए दीवान जी कहते हैं, अंकी बेटा अक्कू कब वापस आ रहा है? शादी की डेट फाइनल हो गई है, जगह वगैरह फाइनल कर दें, नहीं तो अपनी पसंद की जगह इन वक्त पर नहीं मिलती। अंकिता अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहती है, अंकल पापा तो एक बिग बात आएंगे, बट आपसे एक बात कहना चाहेंगे। मुझे और लड्डू को बिल्कुल सिंपल तरीके से वेडिंग करनी है, कोई शोर शराबा फालतू का तामझाम नहीं, सिर्फ करीबी रिश्तेदार और साधारण शादी। मैंने कल ही पापा को इस बात के लिए राजी कर लिया है। शादी नानी के घर से होगी। मम्मा नानी का बचपन से सपना था मेरी शादी नानी नाना करें, तो देखिए भगवान की लीला, उन्होंने मम्मा को इसलिए इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। अंकिता को इतना भावुक देख देशांत उसे गले लगाकर कहता है, बेबी डॉल
यूँ उदास नहीं होते। मैं हूँ तुम्हारे साथ। आंटी की कमी कभी नहीं होने दूंगा, विश्वास करो। दिशांत की बात सुन राज अर्जुन की नज़रें आपस में टकरा गई। अर्जुन जी राज की बेचैनी देख हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, साली साहिबा अभी से रोना धोना नहीं यार, अभी शादी में टाइम है। जब तक दोस्त बनकर इस लड्डू की खूब बैंड बजाओ, क्योंकि पति पत्नी बनने के बाद तुम दोनों को अपने रिश्ते को बदलना होगा। क्यों अंकल, सही कहा ना? दीवान जी गंभीर आवाज़ में कहते हैं, बिल्कुल दामाद जी। चलो अब बातें कम, खाने पर ध्यान दो। 11 बजने वाले हैं, टाइम से घर निकलना है। बातें करते हुए सब अपने खाने में लग गए। वहीं जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर के गार्डन में बेंच पर बैठा करण बेचैन होकर कहता है, आज इतने दिन बाद आपको देख दिल बेचैन हो उठा। इतने दिनों से जो सब्र किए बैठा था, आपको देखते ही हसरतें कुलबुलाने लगी। तलब ऐसी हो रही है, आपको देखने के बाद अंकी की सांसों में बसा लूँ आपको। लेकिन किस्मत देखिए, आपको नज़र भर देखने से भी मोहताज हूँ। समेट कर रखा था खुद को इतने दिनों तक, लेकिन अब हर पल यही तमन्ना रहती है कि आपके गले लग खुद को सौंप कर आपकी बाहों में बिखर जाऊं। आपसे दूर आकर खुद का अस्तित्व भूल गया हूँ। आपकी यादों के सहारे कैसे इतना लंबा जीवन कटेगा, सोचकर ही सांसें उलझने लगती हैं। ये आंखें कभी नहीं देख पाएंगी आपको दिशांत के साथ, इसलिए हर रोज़ बस एक ही दुआ मांगता हूँ भगवान से कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपसे आमना सामना न हो। कभी आप मेरी नज़रों के सामने नहीं आए, वरना करण गोयल आपकी मांग के सिंदूर और गले में पड़े मंगलसूत्र को देख वहीं घुट जाएगा। करण वहीं बेंच पर लेट ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, तेरे साथ को तरसे, तुझसे बात करने को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। वाह रे मेरी किस्मत, क्या अद्भुत रंग है तेरे। वो अपनी आंखों की नमी पोंछ खामोश सा थोड़ी देर वहीं लेटा रहा। इधर सभी का खाना हो चुका था। थोड़ी देर गप्पे मारकर सभी अपने अपने घर निकलते हैं। अंकिता दिशांत, रोशनी अंजू विनोद और निशांत पहले निकल गए। वहीं दीवान जी अर्जुन रागनी सेजल देवकृष्ण कांत जी को छोड़ते हुए मित्तल मेंसन निकल गए और हमारे राशि कुशा और नानी माँ को लेकर अग्रवाल हाउस पहुँच गए। कुशा शीतल की गोद में ही सो गई थी। राज शीतल की गोद से कुशा को लेकर इसे गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, सोना तुम लॉक करके नानी माँ को उनके रूम में छोड़कर ऊपर आओ, तब तक मैं प्रिंसेस को चेंज करके सुलाता हूँ। शीतल चाबी लेकर जी राज गुस्सा को लेकर अंदर रूम में आता है और उसे फ्री करके अपने सीने पर लेकर लेट गया। थोड़ी देर में ही गुस्सा गहरी नींद में सो गई। राज गुस्सा को सुला फटाफट नीचे आता है। शीतल किचन में नानी माँ के लिए गर्म पानी की बोतल भर रही थी। राज उसके पास आकर कहता है, सोना रूम में जाकर चेंज करो, मैं यहाँ का काम फिनिश करके आता हूँ। शीतल कुछ बोलने के लिए होंठ खोलती, उससे पहले ही राज उसके होंठ पर उंगली रखकर कहता है, एक लफ्ज नहीं, वरना होंठों को ऐसा लबों से बंद करूँगा कि सांसें उखड़ने लगेगी। और गहरी आवाज़ में कहता है, चुपचाप जाकर जो वॉशरूम में रखा है उसे पहनो और बाहर आओ, ज़रूरी बात करनी है। शीतल राज की आवाज़ की गंभीरता देख बिना कोई सवाल जवाब किए अपने रूम में चली गई। राज नानी को
माँ को फ्री कर, मेन गेट चेक कर, नीचे की लाइट्स ऑफ कर, रूम में आता है। शीतल लोअर टी शर्ट पहने ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर अपने बालों को बांध रही थी। राज रूम लॉक कर उसे पीछे से जाकर अपनी बाहों में भर लेता है और आंख बंद कर उसके कंधे पर चिन टिकाकर उसे अपने सीने से जकड़ लेता है। राज को यूं व्याकुल देख शीतल समझ गई। उसके हाथों पर अपने हाथ रख शांत लहजे में कहती है, डोंट वेरी राज, हम संभाल लेंगे, कल ही निकलना है ना आपको। राज अपनी आंखें खोल हैरानी से कहता है, सोना तुम्हें। शीतल उसकी तरफ घूम प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कर कहती है, यूं ही कहने भर की रिश्ता नहीं जुड़ा है आपसे, दो जिस्म एक जान है हम। आपका चेहरा देख सब समझ जाते हैं। घर से निकलते ही आपको इन आँखों ने पढ़ लिया था, लेकिन चुप रहे। उस वक्त आपका मूर्ति जीजू की खुशी से चहक रहा था, लेकिन घर आते ही क्यों बेचैन उठे। जब जाना है तो क्यों टेंशन लेनी। ऊपर वाला हमारे साथ है राज, यकीन है हमें अपने सुहाग पर। इस बार कुछ गलत नहीं होगा। बुराई का अंत देर सवेर होता ही है राज। बेफिक्र होकर अपना मिशन जीत कर आइए। हम आपका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। घड़ी देखिए, 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर सोने की कोशिश करिए, कल पूरा दिन आपका। राज गहरी आवाज़ में कहता है, दिन क्या सोना, रात का भी। शीतल उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर कहती है, राज रात आपकी हमारी बाहों में अपने रूम में निकलेगी और कुछ। राज शीतल को गहरी नज़रों से देख उसके होठे को चूम अपने गले लगाकर कहता है, एनर्जी ड्रिंक हो मेरा, चलो आओ थोड़ी देर तुम्हारी बाहों में सुकून की नींद ले लूँ। अपनी बीवी के यकीन को नहीं टूटने देगा राज, वादा है मेरा। इतना बोल उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट सो जाते हैं। इधर देव सेजल को कृष्णा के पास छोड़ सेंट्रल जेल निकल गया। पूरी रात उसकी आंखों में कट गई। तड़के भोर के समय ही जेल के अंदर उन तीनों को ले जाने वाली गाड़ी आ गई थी। राज भी सुबह जल्दी शीतल के साथ मंदिर में पूजा कर अपने मिशन पर निकल गया। दिन के 8 बज रहे थे। सैंकी मिसेज भाटिया को पहले ही देव की कस्टडी में गाड़ी में सवार कर दिया था। महिला कांस्टेबल सामने से अनीता को हथकड़ी लगाए जा रही थी। 7 महीने बाद आज अनीता ने राज को देखा था। उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस की वर्दी पहने राज अपने सीनियर ऑफिसर के साथ गहन चर्चा कर रहा था कि देव की नज़र अंकिता पर पड़ती है। वो वहाँ से निकल उसके पास आ जाता है कि अंकिता। देव को देख बेबसी से, देव वो हूँ मैं तुम्हें। देव उसे अपने हाथ के इशारे से रोक गहरी आवाज़ में कहता है, अब कोई खेल नहीं अंकिता, भलाई इसी में है। यदि प्रायश्चित करना चाहती हो तो खामोश रहो, राज से दूर रहना, वरना मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार। वो अकेला तुम्हें ठिकाने लगा देगा। इसलिए जो भी खेल खेलो सोच समझ कर पंगा लेना। इतना बोल महिला कांस्टेबल को उसे ले जाने का इशारा करता है। देव का इशारा पाते ही वो उसे खींचकर गाड़ी की तरफ ले गई, जहाँ राज उसे अपनी पैनी नज़रों से देख रहा था। जैसे ही वो कांस्टेबल अनीता को गाड़ी में पुश करने लगी, अनीता ने उसका हाथ झटक गाड़ी की एक साइड खड़े राज के हाथों को थाम लिया।